Assalamualaikum. Welcome back to Ultra Brains Academy. So today the topic is effect of different factors on enzymatic activity. इससे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिकल को डिस्कस किया था, मॉडल्स को डिस्कस किया था. वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो गो एंड मस्ट वॉच देम. अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे पीएच का, टेम्परेचर का, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे अपना एक इफेक्ट होता है, राइट. अगर पीएच लो हो जाए, अगर टेम्परेचर लो हो जाए, हाई हो जाए, तो उसका एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट होता है वो एक्चुअली आज हम स्टडी करने वाले हैं, राइट. तो ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो पीएच की अगर हम बात करें, एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है. लाइक मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था ना कि ये कुछ आइडियल सा होता है, अपने ही टर्म्स और कंडीशंस पे काम करता है. ये कहता है कि अगर मुझे अपने टर्म्स और कंडीशंस आप प्रोवाइड करो तब मैं अपना फंक्शन करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग लाइक दैट, राइट. तो इसको क्या करना, आपको क्या करना होता है, इसके लिए कुछ प्रॉपर कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें से टेम्परेचर है, जिसमें से पीएच है, जिसमें से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है. तो डिफरेंट चीजों पे ये डिफरेंटली एक्ट करता है. सो अगर हम लोग बात करें पीएच की, तो एक स्पेसिफिक पीएच पे ये काम करता है. एक स्पेसिफिक पीएच पे ये काम करता है जिसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, विच वी कॉल ऑप्टिमम पीएच. जिस तरह हमारी बॉडी का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, राइट. एक प्रॉपर टेम्परेचर पे वो काम करती है, स्पेसिफिक. इसी तरह से ऑप्टिमम का वर्ड मतलब ये है कि स्पेसिफिक, किसी चीज का स्पेसिफिक होना. किसी भी चीज के लिए जो है, जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एटसेट्रा. तो एंजाइम्स जो है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं. तो ऑप्टिमम जो पीएच होता है ये बेसिकली करता है क्या है, ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मतलब अगर एक एंजाइम जो है उसको ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइडेड है, तो उसके जो एक्टिव साइट्स हैं वो सही तरीके से अपनी शेप को करेक्ट करते हैं. मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने क्या कहा था, एक मॉडल था पूरा इसके बारे में, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसमें जो कोशलेंट थे उन्होंने क्या कहा था कि सबस्ट्रेट जो है उसको, वो एंजाइम को इंड्यूस करता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर दे. तो मतलब ये कि एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकता है. तो अगर ऑप्टिमम पीएच है तो एक्टिव साइट जो है, जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगा, वो अपने शेप को सही से करेक्ट करेगा, राइट. अगर ऑप्टिमम पीएच होगा. इसके अलावा सबस्ट्रेट जो है वो एक इफेक्टिवली बाइंड होगा, राइट. सबस्ट्रेट जो है वो इफेक्टिवली बाइंड होगा उसके साथ. ऑब्वियस सी बात है, जब वो सही से खुद को अपने करेक्ट शेप देगा तो सबस्ट्रेट इफेक्टिवली उसके साथ बाइंड होगा, राइट. और उसके साथ साथ ऑप्टिमम पीएच जो है वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट करेगा. कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हाई होगा. तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर करेक्ट शेप है एक्टिव साइट का, सबस्ट्रेट जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो रहे, सही तरीके से इफेक्टिवली बाइंड हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई होगा. क्लियर. तो यही बेसिकली ऑप्टिमम पीएच जो है वो करता है. अब एंजाइम्स जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इन देयर एक्शन. तो एक्शन में जिस तरह से वो स्पेसिफिक है, इसी तरह से कुछ टर्म्स और कंडीशंस में भी वो काफी स्पेसिफिक है. जैसे कि अगर हम बात करें पीएच की, तो हमारे पास पीएच जो है, लाइक ये आप ऐसे समझे कि डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं. कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो मोर एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, मोर एसिडिक मीडियम में काम करेंगे. कुछ ऐसे होंगे जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम पे काम करेंगे, स्लाइटली एसिडिक मीडियम पे काम करेंगे, राइट. कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जैसे कि वो अल्कलाइन मीडियम पे काम करेंगे, राइट, बेसिक मीडियम पे. तो हर एक एंजाइम के लिए अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है.
जैसे कि अगर हम बात करें मोर एसिडिक एंजाइम्स की, कि जो मोर एसिडिक वाले पीएच पे काम करते हैं, ज्यादा पीएच पे जो काम करते हैं, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, राइट, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है, तो वो मोर एसिडिक मीडियम पे काम करता है। जब पीएच ज्यादा हो, जब एसिडिटी ज्यादा हो, तभी पेप्सिन जो है वो काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिवरी माइलेज की, इफ यू टॉक अबाउट सिलिवरी माइलेज, देन सिलिवरी माइलेज क्या करता है, वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं। सिलिवरी माइलेज प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। सो जब हम लोग फूड लेते हैं, हम कहते हैं कि स्टार्च की ब्रेकडाउन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है, माउथ में स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो होता क्या है कि जब हम लोग फूड को बाइट करते हैं, वो जो सिलिवरी माइलेज होता है वो उसके साथ ऐड हो जाता है और उसी फूड के साथ वो हमारे स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में वो क्यों इनएक्टिव हो जाता है, मतलब स्टमक में भी तो वो अपना काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि स्टमक में जो हमारा मीडियम है वो काफी एसिडिक है, वो हाईली एसिडिक है, जबकि सिलिवरी माइलेज जो है वो स्लाइटली एसिडिक पे काम करता है। तब उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और तब फिर स्टार्ट हो जाता है पेप्सिन का काम। और इसी तरह से अगर हम लोग उसकी बात करें अल्कलाइन मीडियम पे, तो ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब ये अल्कलाइन मीडियम पे काम करता है, क्लियर, ये अल्कलाइन मीडियम पे काम करता है। अब अगर हम लोग देखें पेप्सिन का जो पीएच है दैट इज 2। आपको जब मैं इसके वैल्यूज अभी बता दूं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर व्हाट एग्जैक्टली इट मीन। अगर इसके पीएच की मैं बात करूं तो ये 8 पीएच पे काम करता है, जो पेप्सिन है वो 2 पीएच पे काम करता है, राइट। तो आप लोग जो पीएच मीटर में देखते हैं 7 से डाउनवर्ड, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, तो 2 कितना ज्यादा एसिडिक है। और हमारे स्टमक का एनवायरमेंट जो है वो क्या है, हाईली एसिडिक होता है, तभी क्योंकि उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से पेप्सिन वहां पे ज्यादा एक्टिव होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें उसकी सिलिवरी माइलेज की, तो वो 6.7 पे काम करता है, वो 6.7 पे काम करता है। तो अब ये देखिए ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो है, इसी तरह अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स की हम बात करें, लाइसोसोमल डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो वो 5.4 टू 5.6 पे काम करते हैं, मतलब ये भी एसिडिक है। जब भी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले जो एसिडिक मीडियम होता है वो एक्टिव होता है, मतलब एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम्स होते हैं वो पहले एक्टिव हो जाते हैं, राइट। जैसे कि हम कहते हैं ना प्राइमरी लाइसोसोम देन सेकेंडरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम में बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। जब सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाए, पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, तब उसमें एक एसिडिक मीडियम बन जाता है। एसिडिक मीडियम में फिर जितने भी एसिडिक एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि मीडियम जो है वो एसिडिक होता है, क्लियर। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो अब वो भी एसिडिक पे काम करते हैं। इसी तरह से जो वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक पीएच है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो सब जानते होंगे, फास्टेस्ट एंजाइम है नेचर का। तो ये क्या करते हैं, इसका भी अगर हम पीएच देखें तो ये 7.5 पीएच पे काम करता है। तो एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं पीएच को लेके, उनका अपना एक ऑप्टिमम सेंसिटिव होते हैं पीएच को लेके, राइट। क्योंकि अगर पीएच लो हो जाए तो भी उन पे इफेक्ट होता है और अगर हाई हो जाए तो भी उन पे इफेक्ट होता है, राइट। तो वो ऑप्टिमम जो पीएच है उसी पे काम करते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो पीएच है नॉर्मली तो वो अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, लेकिन अगर इस पीएच में चेंज आ जाए, तो इस पीएच में चेंज आने से होता क्या है कि सबसे पहले जो अमाइनो एसिड्स का चार्ज होता है, राइट, हमने कहा था ना कि एक्टिव साइट जो है वो क्या है, एक स्मॉल पोर्शन होता है जिसपे एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो वो चार्ज जो एक्टिव साइट्स पे होता है, देखिए लाइक एक्टिव साइट जो है वो किस चीज से बना है, एक्टिव साइट जो है
वो बना है अमाइनो एसिड से, 3 to 12 अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जब पीएच में चेंज आ जाए तो इसी अमाइनो एसिड्स पे जो चार्ज होता है उसमें चेंज आ जाता है। वो जो चार्ज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो आयनाइज होना शुरू कर देते हैं। कौन? अमाइनो एसिड्स। किस वजह से? पीएच के चेंज होने की वजह से। इसी तरह से और क्या होता है, जब अमाइनो एसिड्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं तो ब्रेक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। जो उनके बीच बॉन्ड है, मतलब ऑप्टिमम पीएच के अलावा अगर पीएच में चेंज आ जाए और एंजाइम को काम करना हो, तब एग्जैक्टली होता क्या है कि जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि हमने इससे पहले भी स्टडी किया था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर होता है उसका प्रोटीन्स का, तो वो कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है। सो अगर हम एंजाइम की बात करें तो वो भी बायोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, तो इनका भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। पीएच के चेंज होने की वजह से होता क्या है कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये टूट जाता है। मतलब अगर हम लो पीएच की बात करें तो लो पीएच पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। ये केस टेम्परेचर में भी है और पीएच में भी। लो पीएच या लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। बट अगर हम लोग हाई पीएच की बात करें तो हाई पीएच पे या हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर या हाई पीएच पे डीनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर? या फिर जो आयोनिक बॉन्ड है, जो बॉन्ड्स है बेसिकली वो कोवेलेंट है या फिर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। और जब बॉन्ड टूट जाता है तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जो प्रोटीन होता है उसका जो 3D शेप होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का जो 3D शेप होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो होता क्या है पीएच के चेंज होने से? सबसे पहले एक्टिव साइट्स पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका चार्ज चेंज हो जाता है। चार्ज के चेंज होने से, राइट, कॉमन सेंस की बात है, जब चार्ज चेंज होगा तो आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन जब हो जाती है मतलब आयंस बन जाते हैं अमाइनो एसिड्स के, तो डिफरेंट जो बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, प्रोटीन वो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, वो बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। और उनके ब्रेक हो जाने के बाद प्रोटीन का जो पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, दैट मींस दैट प्रोटीन और दैट एंजाइम इज नॉट एबल टू वर्क एनीमोर, राइट। तो यही इस बेसिकली इफेक्ट होता है पीएच का एंजाइम पे, कि अगर पीएच या तो वो स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, जैसे कि स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, मोर एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन मीडियम भी हो सकता है, राइट। या फिर अगर उसमें चेंज आ जाए तो लो पीएच पे इनएक्टिव होंगे, राइट। और हाई पीएच पे इनएक्टिव वाला जो पॉइंट है, अभी हम टेम्परेचर में इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और हाई पीएच पे क्या हो जाता है कि हाई पीएच पे जो एक्टिव साइट्स है उस पे जो अमाइनो एसिड्स है उसका चार्ज चेंज हो जाता है, आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आयनाइजेशन की वजह से बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड्स के ब्रेक होने से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है 3D वो पूरी तरह से वो लॉस कर जाते हैं, एंड दे आर नो मोर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, राइट। तो ये था पीएच का इफेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम्स पे। Just like pH, they are also so much sensitive to temperature as well. टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गड़बड़ी आने की वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लॉस कर जाते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ टेम्परेचर की। इससे पहले हम लोगों ने पीएच को डिस्कस किया कि पीएच जो है, एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू पीएच, जस्ट लाइक दैट दे आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो एक ऑप्टिमम पीएच पे जिस तरह से वो काम करते हैं, इसी तरह से एंजाइम्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है। अगर हम अपनी बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो that temperature is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों होता है? इसलिए कि हमारे जितने एंजाइम्स हैं, वो सारे एंजाइम्स जो है वो 37 डिग्री पे एक्टिव होते हैं। उनके लिए ऑप्टिमम जो पीएच है वो क्या है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, सॉरी, वो क्या है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम्स के लिए है, ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स के लिए, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम लोग बात करें हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है? लो टेम्परेचर पे बेसिकली एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर, एक होता है हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनएक्टिव की, तो हम चीजों की क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, या चले अपने डेली लाइफ से, अपने घर से एक एग्जांपल ले, रेफ्रिजरेशन करवाते हैं चीजों की, डिफरेंट फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। सो व्हाई वी डिड सो, हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर होता है लो, वहां पे हम चीजों को प्रिजर्व क्यों करते हैं? ताकि वो माइक्रोबियल अटैक से बच जाए, फंजाई है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जो बैक्टीरियल एंजाइम्स है, हम दूध को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो उस अटैक तो होता है, खैर बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो उस लो टेम्परेचर की वजह से उनके एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इनएक्टिवनेस जो है, दिस इज एक्चुअली टेम्पररी, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आप उस चीज को बाहर निकालो तो वो बाहर क्यों खराब हो जाता है, राइट। रेफ्रिजरेटर में वो 2-3 दिनों तक खराब नहीं होता, लेकिन आप जब उसको बाहर निकालते हो, टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है, उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, तो अपना फंक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं, और वो फूड जो है वो खराब हो जाता है, राइट। तो लो टेम्परेचर जो है वो हम वैसे भी चीजों की, लो टेम्परेचर पे हम चीजों की क्रायो प्रिजर्वेशन करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में इन चीजों से काफी वास्ता पड़ने वाला है। और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, तो लो टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता। बट अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स पूरी तरह से डीनेचर हो जाते हैं। दे लॉस्ट देयर 3D स्ट्रक्चर, दे लॉस्ट देयर एबिलिटी, दे लॉस्ट देयर फंक्शन, प्रॉपर्टी, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट हाई टेम्परेचर पे परमानेंटली एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राइट। जैसे इसमें अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एक कॉमन इसमें एग्जांपल आता है फीवर का। हम फीवर को नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेसेसरी इवल? हम इसको नेसेसरी इवल इसलिए कहते हैं, हम इवल को नेसेसरी इवल इसलिए कहते हैं क्योंकि नेसेसरी वो इसलिए है दैट इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज एन इम्यून रिस्पॉन्स। बट अगर हम लोग बात करें इसके इविल की, तो ये हमारे बॉडी के अपने एंजाइम्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि एविल जो है वो नेसेसरी इसलिए है क्योंकि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जितने भी हमारी बॉडी पे माइक्रोबियल अटैक्स होते हैं, वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी माइक्रोब है, कोई भी पैथोजन है, तो उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके डिस्ट्रॉय हो जाने से हम उनके बैड इफेक्ट से बच जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये इवन क्यों है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अपने भी तो एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हमारे बॉडी के अपने एंजाइम्स भी अपना फंक्शन लॉस कर लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर लॉस कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग फीवर को रिसेसिव इवल का नाम देते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के अपने जो एंजाइम्स हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाते हैं कंप्लीटली, दे लॉस्ट देयर स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनके जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स की एंजाइम्स की, जो मैमल्स हैं उनके एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। इसी तरह से आर्कटिक स्नोफ्ली, आपके बुक में भी यही एग्जांपल गिवन है। आर्कटिक स्नोफ्ली एक विंगलेस स्मॉल इंसेक्ट होता है, तो उसके जो एंजाइम्स है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिव होते हैं। हमारे 37 ह्यूमन जो बॉडी है, मैमल्स के 40, आर्कटिक स्नोफ्ली के 90, तो ये जो टेम्परेचर रेंज है सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डिफरेंट होता है। उनके एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्टिव होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो अपना एक्ट करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई कि टेम्परेचर का भी पूरा इफेक्ट होता है एंजाइम्स पे। एंजाइम्स जो है वो काफी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके। हाई टेम्परेचर पे वो पूरी तरह से डीनेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव होते हैं। इसको फिर भी मतलब रिकवर किया जा सकता है। अगेन एंजाइम्स जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो वो इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। ये एक टेम्परेरी स्टेज होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे फिर परमानेंटली वो लूज कर जाते हैं। तो ऐसा भी है कि बहुत मतलब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो वोल्केनो में या फिर इस तरह से हाईली वार्म एनवायरमेंट्स में भी ऐसे बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट है। तो अब वो फिर वो एनवायरमेंट की एडेप्टेशन की बात होती है कि ऑर्गेनिज्म खुद को एडॉप्ट कर लेते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट्स के साथ। बट हमारे लिए यही ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37, और हमारे टेम्परेचर ने 37, हमारे एंजाइम्स ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ही अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। क्लियर? तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्टिविटी। आप लोगों को समझ आ गया कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा। मैमल्स के जो बॉडी के एंजाइम्स है तो वो 40 डिग्री पे करते हैं काम, जबकि आर्कटिक स्नोफ्ली जो है वो 90 डिग्री सी पे करते हैं, और हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं तो वो 37 डिग्री पे एक्टिव हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके बाद बात करते हैं उसकी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को लेके भी एंजाइम जो है वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, तो एंजाइम का एक बहुत स्पेसिफिक नेचर होता है पीएच को लेके, टेम्परेचर को लेके, सबस्ट्रेट को लेके। तो अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट जितना बढ़ेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी उतनी ही बढ़ेगी, राइट। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, तो जितना हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों करें, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितना बढ़ेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी उतनी बढ़ेगी, मतलब उसका जो रेट होगा वो भी बढ़ेगा। बट एक टाइम आएगा, जैसे कि अगर हम इसको ग्राफ के जरिए ड्रॉ करें, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनता है, मतलब यहां तक तो वो बढ़ेगा, ये क्या है, Vmax, ठीक है, वेलोसिटी, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप यू कर लें, दिस इज एक्चुअली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक टाइम तक वो बढ़ता है, फिर उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है कि एक्टिव साइट्स जो है एंजाइम्स, हमें हमारे पास सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम्स की
जो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा कम होती है। जितने भी सबस्ट्रेट आएगा तो हर एक एक्टिव साइट को वो बाइंड कर देगा। जैसे कि ये एक एंजाइम है और ये इसके एक्टिव साइट्स हैं, तो सबस्ट्रेट आके इन एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा और फिर एक टाइम आएगा कि जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट थे उन सब के एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब फर्दर एंजाइम्स नहीं है सबस्ट्रेट के बाइंड होने के लिए, तब उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं ग्राफ के जरिए कि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो मतलब बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सबस्ट्रेट तो प्रेजेंट है लेकिन उसके लिए एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स है वो नहीं प्रेजेंट, वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, राइट। तो उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की वो हम लोग गेन कर लेते हैं, राइट। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एंजाइम्स की, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होता है, वेलोसिटी स्पीड है ना, तो वेलोसिटी जब बढ़ जाए, हाई हो जाए, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग उस पॉइंट पे गेन कर लेते हैं जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है लेकिन एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स है वो कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें वी मैक्स, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है केम का, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है केम का जिसका मतलब, जिसको हम लोग मिकाइलिस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये क्या है? मिकाइलिस कांस्टेंट केम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक रिएक्शन ने मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचना था उसके बीच में एक मोड ऐसा भी आया था, एक पॉइंट ऐसा भी आया था जहां पे वो क्या था, वो हाफ ऑफ द वी मैक्स था। मतलब जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच रहा था तब उस टाइम में एक पॉइंट ऐसा भी आया था जिसमें वो हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन तक पहुंच गया। यही बेसिकली क्या है, केम कांस्टेंट है। अब ये जो केम कांस्टेंट है, ये जो केम कांस्टेंट है ये बेसिकली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये बेसिकली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है जिस पे रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। केम क्या है? एक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करते हैं रिएक्शन होता है। तो केम बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन तक पहुंच जाता है। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये स्पीड नहीं होता है। केम जो है वो स्पीड नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये वो ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन जो है वो Vmax by 2 तक पहुंच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केम कांस्टेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। तो इसको फिर से स्टार्ट से करते देखें। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, बट एक टाइम ऐसे आता है कि सबस्ट्रेट तो प्रेजेंट होता है बट एंजाइम के एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो उससे आगे फिर इंक्रीज नहीं होता। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है केम का। अब केम क्या है? केम हमारे पास वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे एक रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाए। मतलब जब हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, राइट। तो जितनी उसकी स्पीड बढ़ती है उसी स्पीड में से जब वो हाफ ऑफ द वेलोसिटी, जो पूरी मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर ये पूरी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब वो हाफ तक पहुंच जाए, जिस कंसंट्रेशन पे वो हाफ तक पहुंच जाए, वही कंसंट्रेशन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केम कहते हैं। केम जो है वो स्पीड नहीं है, आई एम रिपीटिंग, केम जो है वो स्पीड नहीं है। केम क्या है? वो हाफ वेलोसिटी है, वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पे, आई एम सो सॉरी, केम जो है वो स्पीड नहीं है बल्कि वो कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे एक रिएक्शन जो है वो Vmax by 2 तक पहुंच जाए। तो होपफुली आपको पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा। पहले मैं थोड़ी वीडियो चेक कर लूं कि ऑन है, राइट। तो हम क्या बात कर रहे थे? केम
Again, I will repeat, it is not a speed, it is not the maximum velocity, it's not Vmax by 2. It is the concentration, वो concentration substrate का जिस पे एक reaction जो है वो Vmax by 2 तक पहुंच जाए. Hopefully आप लोग को point जो है वो clear हो चुका होगा. तो यही एक केम का कॉन्सेप्ट भी आता है. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में यही है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ जाए तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती है. एक Vmax तक हम पहुंचते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी तक हम पहुंचते हैं. लेकिन उस Vmax में जब हाफ तक रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाए तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है केम का, जिसको हम लोग मिकाइलिस कांस्टेंट भी कहते हैं. और वो मिकाइलिस कांस्टेंट क्या है? सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिस पे एक रिएक्शन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाए. राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अगर कोई डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके बाद शायद यही लास्ट टॉपिक था. एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम का ऐसे हमारे बुक्स में इतना नहीं होता, बट एंजाइम का भी यही है कि जितना एंजाइम जो है वो ज्यादा होगा इतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा. राइट? मतलब इसके बिल्कुल उलट, यहाँ पे एंजाइम जितना ज्यादा होगा एक्टिविटी जो है वो तेज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. और जितना एंजाइम कम हो जाए, अवेलेबल नहीं है, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी कम होगा. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है अमंग ऑल दीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएच और टेम्परेचर भी खैर इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने ऑप्टिमम पीएच जो है वो हर एक एंजाइम के याद रखने हैं. पेप्सिन, ट्रेप्सिन ये तो कॉमन है, तो ये तो आपको मस्ट याद होने चाहिए. कार्बोनिक एनहाइड्रेज हुआ, सिलेवरी माइलेज हुआ, जो वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लाइसोसोम के, वो है. तो इन सब पे आपने फोकस करना है, उन सबको आपने याद रखना है. इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उस चीज को भी आपने, डिफरेंट जो टेम्परेचर है उसको भी आप लोगों ने याद रखना है. और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में केम का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों ने मस्ट याद रखना है. केम कॉन्सेप्ट क्या है? कि सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एक रिएक्शन जो है वो Vmax by 2 तक पहुंच जाए, मतलब हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाए. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. होपफुली आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड देन इनहिबिशन का टॉपिक होगा. तो स्टे कनेक्टेड विद अल्ट्रा ब्रेंजी अकेडमी. डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड पढ़ाई करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू.